चलिए आज कमला दास की एक बहुत ही शक्तिशाली और बेहद पर्सनल कविता माय मदर एट 66 को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी कविता है जो उम्र के बढ़ने, बिछड़ने के डर और एक माँ बेटी के बीच की जो उलझी हुई भावनाएं होती हैं, उन्हें बड़ी खूबसूरती से हमारे सामने रखती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एयरपोर्ट के इस सीन से, एक विदाई का लम्हा। पर यह तस्वीर सिर्फ एक मामूली गुड बाय नहीं है। इसके पीछे बहुत गहरे इमोशंस छिपे हैं, जिन्हें हम इस कविता के जरिए महसूस करेंगे। और यहीं पर यह सवाल उठता है जो हमें सीधे कविता की आत्मा से जोड़ देता है कि उम्र का बढ़ना तो नेचुरल है, पर क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे बुजुर्ग हमसे चाहते क्या है? ये हमें अपने रिश्तों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो होता यह है कि कविता एक कार के सफर से शुरू होती है। कवयित्री अपनी माँ के साथ कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं, और बस इसी सफर के दौरान उन्हें एक बहुत ही दर्दनाक एहसास होता है। अब इस एहसास को समझने से पहले कवयित्री कमला दास के बारे में जानना थोड़ा जरूरी है। वो एक ऐसी कमाल की लेखिका थीं जो इंसानी रिश्तों की बारीक से बारीक परत को बड़े आसानी से अपने शब्दों में पिरो देती थीं, और माय मदर एट 66 उनकी इसी कला का सबसे बेहतरीन नमूना है। तो जरा सोचिए, कार चल रही है और कवयित्री अपनी माँ को देखती हैं जो बगल वाली सीट पर बैठी हैं। उनकी माँ का मुंह थोड़ा खुला हुआ है और वो ऊँघ रही हैं। है तो ये बड़ा ही आम सा मंजर, लेकिन कवयित्री के लिए ये बहुत कुछ कह जाता है। और बस यही वो पल है। वो अपनी माँ के चेहरे को एक लाश के चेहरे जैसा, राख की तरह बेजान बताती हैं। ये सुनने में शायद थोड़ा कठोर लगे, लेकिन ये उस अचानक उठे गहरे दर्द को दिखाता है जब उन्हें अपनी माँ की उम्र और उनकी कमजोरी का एहसास होता है। अब जाहिर है, इतना भारी ख्याल मन में आए तो कोई भी ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा, और कवयित्री भी यही करती हैं। वो इस दर्दनाक ख्याल से बचने के लिए कार की खिड़की से बाहर देखने लगती हैं, और बाहर उन्हें एक बिल्कुल ही अलग दुनिया दिखती है। यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो कमाल का है। एक तरफ कार के अंदर माँ की स्थिरता, बढ़ती उम्र का ठहराव है, और दूसरी तरफ कार के बाहर भागते हुए पेड़ और खेलते कूदते बच्चे, यानी जिंदगी और एनर्जी। ये जीवन और ढलती उम्र के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। अब वो लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, सिक्योरिटी चेक हो गया है, और अब वो पल आ गया है जुदाई का। और जैसे ही ये पल करीब आता है, वो दबा हुआ डर फिर से सिर उठाने लगता है। कवयित्री एक बार फिर अपनी माँ की तरफ देखती हैं, और इस बार उन्हें अपनी माँ का चेहरा सर्दियों के चांद जैसा लगता है। जानते हैं ना, सर्दियों का चांद, देर से निकला हुआ, धुंधला सा, जिसमें कोई चमक, कोई गर्मी नहीं होती। और बस अपनी माँ को इस तरह देखकर उन्हें वही पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस होता है। ये उनके बचपन का डर है, अपनी माँ को खो देने का डर। ये कोई नया एहसास नहीं है, बल्कि एक गहरा पुराना डर है जो आज फिर से जाग गया है। इतना सब कुछ मन में चल रहा है, लेकिन बाहर क्या दिखता है? इस भारी एहसास के बीच कवयित्री अपनी भावनाओं को काबू में रखती हैं। देखते हैं कि वो अपनी माँ से आखिरी शब्द क्या कहती हैं। वो कहती हैं, जल्दी मिलेंगे अम्मा। ये शब्द उम्मीद से भरे हुए हैं, एक तरह का दिलासा है कि हम फिर मिलेंगे। पर क्या उनके दिल में भी यही है? अपने अंदर के डर और दर्द के तूफान के बावजूद उन्होंने जो किया वो था सिर्फ मुस्कुराना। ये एक कोशिश है अपनी असली भावनाओं को, अपने डर को छिपाने की। और ये दोहराव और मुस्कुराई ये इस बात पर जोर देता है कि वो मुस्कान एक मुखौटा है। ये उनकी बेबसी, उनके दर्द और अपनी माँ को झूठी तसल्ली देने की कोशिश को दिखाता है। चलिए अब कविता के एक बहुत ही खास और अनोखे पहलू पर बात करते हैं, जो इसके इमोशनल असर को और भी गहरा कर देता है। जी हाँ, सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन ये पूरी की पूरी कविता असल में सिर्फ एक ही सेंटेंस है, जिसे सिर्फ कॉमा लगाकर आगे बढ़ाया गया है। ये कोई टाइपिंग की गलती नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी तकनीक है। और ये शानदार तरीके से दिखाता है कि कवयित्री के विचार कैसे बिना रुके एक से दूसरे में बह रहे हैं। ये स्ट्रीम ऑफ थॉट कहलाता है। इससे ऐसा लगता है जैसे हम उनके मन में उतर गए हैं, और उनके ख्याल, उनका दर्द, उनकी यादें सब एक नदी की तरह बह रहे हैं, बिना किसी रोक टोक के। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि कवयित्री के विदाई के शब्द और उनकी वो मुस्कान असल में क्या दिखाते हैं? उनके शब्द उम्मीद जगाते हैं, लेकिन उनकी मुस्कान दर्द को छिपाती है।
ये कविता इसी खूबसूरत और दर्दनाक उलझन में अपनी ताकत पाती है, जो हमें रिश्तों की उलझनों और गुजरते वक्त पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।